हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 10 सोशल साइंस इन हिंदी ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 जल संसाधन। तो आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुविकल्पिक प्रश्न है। नीचे दी गई सूचनाओं के आधार पर स्थितियों को जल की कमी से प्रभावित या जल की कमी से अप्रभावित में वर्गीकृत करना है। तो आइए देख लेते हैं। तो क है, अधिक वार्षिक वाले क्षेत्र क्या है, तो जल की कमी से प्रभावित है। ख है, अधिक वर्षा और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र क्या है, तो अधिक वर्षा और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र। ग है, अधिक वर्षा वाले परंतु अत्यधिक प्रदूषित जल क्षेत्र, तो अधिक वर्षा वाले परंतु अत्यधिक प्रभावित जल क्षेत्र। ओके, ये क्या है, तो जल की कमी से प्रभावित है। ओके, नेक्स्ट है, जल की कमी से अप्रभावित क्षेत्र कौन सा है। क यानी अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र, और घ कम वर्षा और कम जल संख्या वाले क्षेत्र। ये क्या है, तो जल की कमी से अप्रभावित है, प्रभावित नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, निम्नलिखित वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में तर्क नहीं है। तो क्या है, तो इसमें से कौन सा तर्क नहीं है। तो क्या है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, यहाँ कुछ वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से गलती पहचाने और दोबारा लिखना है आपको। तो आइए देख लेते हैं। तो क, इसमें क गलत है। क्या है, क का आंसर हो जाएगा, शहरों की बढ़ती संख्या, उनकी विशालता और सघन जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली ने जल संसाधन के सही उपयोग में बाधा डाली है। ओके, ख है, नदियाँ पर बांध बनाने और उनको नियंत्रित करने से उनके प्राकृतिक बहाव और तलछट बहाव पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो आपको बताना है। ओके, गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान शहरी क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति करने पर किसान भड़क उठे। घ, आज राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध पेयजल के कारण छत वर्षा जल संग्रहण कम होता जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में देना है। पहला है, व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है। तो इसका आंसर हो जाएगा, धरातल 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है, परंतु ताजे जल की मात्रा बहुत ही कम है। ताज़ा स्वच्छ जल मुख्यतः धरातल पर बहने वाले तथा भौमजल से प्राप्त किया जाता है। इस जल की जल चक्र द्वारा पुनः पूर्ति होती रही है। इस प्रकार जल का नवीकरण होता रहता है। जल चक्र में जलने वाला समस्त जल ही इस बात की पुष्टि करता है कि जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है। ओके, तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जल दुर्लभता अथवा जल अभाव से अभिपार्य आवश्यकता के अनुसार जल की प्राप्ति न हो पाने से है। स्वीडन के एक विशेषज्ञ के अनुसार जल के अभाव की समस्या तब उत्पन्न होती है जब जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 1000 घन मीटर से कम हो। जल के अभाव के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है वर्षा की कमी। जी हाँ, वर्षा की कमी वाले क्षेत्रों में प्रायः जल का अभाव रहता है। मानसून वर्षा के अनुमान से कम होने पर भी जल की मौसमी दुर्लभता उत्पन्न होती है। ख है, अधिक जनसंख्या। अधिक जनसंख्या के कारण विभिन्न कार्यों के लिए जल की मांग बढ़ जाती है, जिसकी आपूर्ति नहीं हो पाती। इससे जल की समस्या पैदा होती जाती है। ग है, जल का अधिक शोषण। कृषि तथा उद्योगों के विस्तार से जल का अत्यधिक शोषण होने लगा है। फलस्वरूप जल के अभाव की समस्या गंभीर होती जा रही है। घ है, जल का प्रदूषण। आज मानव के क्रियाकलापों तथा सूझबूझ की कमी से प्रयोगों में आ सकने वाली बहुत सी जल प्रदूषण हो चुका है। इससे भी जल की समस्या बढ़ गई है। ओके, घ है, जल तक पहुँच। देश के सभी समुदाय की जल भंडारों तक पहुँच एक समान नहीं है। कुछ समुदाय जल भंडार के निकट रहते हैं, तो कुछ मीलों दूर जल भंडारण से दूर रहने वाले लोगों को जल प्राप्त करने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसके बाद है बाढ़ें। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कभी कभी भयंकर बाढ़ें आती है। बाढ़ों का जल स्वच्छ जल के भंडारों में गंदगी डालकर उसे प्रदूषित कर देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानि की तुलना आपको करना है। तो आइए देख लेते हैं।
बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना वे परियोजना है जो जल संसाधन के उचित प्रबंधन तथा जल से जुड़ी समस्याएं जैसे कि बाढ़, सूखा आदि पर नियंत्रण पाने के लिए आरंभ की गई है। इससे इनसे सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, मृदा संरक्षण, जल विद्युत प्राप्ति, मत्स्य पालन आदि अनेक उद्देश्यों की पूर्ति एक साथ की जाती है। इस परियोजनाओं के लाभ हानि का वर्णन इस प्रकार से है। पहला है लाभ। नदी घाटी परियोजना मानव के लिए अत्यंत लाभकारी निम्नलिखित कारणों से है, जिसमें सबसे का कारण है इस परियोजना के अंतर्गत नदी पर एक बांध बनाया जाता है या मुख्य नदी और उनकी सहायक नदियों पर छोटे छोटे बांधों की एक श्रृंखला बनाई जाती है। इन विशाल बांधों के पीछे बनी झीलों में भारी मात्रा में वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता है। इससे बाढ़ों के नियंत्रण और मृदा संरक्षण में सहायता मिलती है। शुष्क ऋतुओं में जब पानी की बहुत आवश्यकता होती है, तब इन झीलों के पानी से खेतों की सिंचाई की जाती है। ख है इन बांधों के जल ग्रहण क्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से वृक्षारोपण किया जाता है। इससे वन्य भूमि परितंत्र के संरक्षण में सहायता मिलती है। ग है इस प्रकार से विकसित वन्य भूमि में वन्य जीवों को आश्रय मिलता है। घ है पर्वतीय क्षेत्रों में झीलों के पानी को ऊंचाई से नीचे गिराकर जल विद्युत पैदा की जाती है। यह ऊर्जा का एक स्वच्छ, साफ सुथरा और प्रदूषण मुक्त रूप है। जल विद्युत से यहाँ घरेलू मांग की पूर्ति होती है, वहाँ उद्योगों को भी बढ़ावा मिलता है। ज्ञा है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत नदियों और नहरों में अंतः स्थलीय नौका परिवहन की सुविधा मिल जाती है। ओके। च है इन परियोजनाओं का एक अन्य अधिक लाभ मछली उत्पादन के रूप में मिलता है। बांधों के पीछे बने जलाशयों में मछलियों के बीज तैयार किए जाते हैं तथा चुनी हुई प्रजातियों की मछली पाली जाती है। 6 है वैज्ञानिक रीति से विकसित तथा सुव्यवस्थित नदी घाटी परियोजना पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाता है। इन्हीं कारणों से बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर कहा गया है। इसका क्या कुछ हानियां हैं, आइए इसे हम देखते हैं। नदी घाटी परियोजना से यहाँ हमें कई लाभ प्राप्त होते हैं, वहाँ इनकी कुछ हानियां भी है, जिसमें सबसे पहला हानि है नदी जल को नियंत्रित करने तथा बांध बनाने से नदी जल के प्राकृतिक बहाव में बाधा पड़ती है, जिससे जल के केवल निम्न स्तर का तलछट ही बहता है। अधिकांश तलछट जलाशय के तल पर ही जम जाता है, जो धीरे धीरे कठोर हो जाता है। इससे जलीय जीवन, नदी के जल में रहने वाले प्राणी को अच्छा आवास नहीं मिल पाता। ख है बांधों के कारण नदी कई खंडों में बढ़ जाता है। इससे जलीय प्राणियों के प्रवास में बाधा पड़ती है, उन्हें अंडे देने में भी कठिनाई आती है। ग है यदि बाढ़ के मैदानों पर जलाशय बनाए जाते हैं तो वहाँ की वनस्पति नष्ट हो जाती है और उपजाऊ मिट्टी जल में समा जाती है। ओके। घ है बांधों के कारण अस्थायी समुदाय का बड़े पैमाने पर विस्थापन होता है। परिणाम स्वरूप उनकी भूमि और आजीविका का साधन छिन जाता है। इसके विरोध में जबरदस्त आंदोलन चलते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन तथा तिलही बांध आंदोलन इस प्रकार के आंदोलन है। ओके। ज्ञा है विभिन्न लोगों के एक ही जल संसाधन से अलग अलग हित जुड़े होते हैं। जब एक समुदाय के हितों की अवहेलना होती है तो उसमें तनाव और झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में देना है। पहला है राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में विशेषकर बीकानेर, फलौदी तथा बाड़मेर में लगभग प्रत्येक घरों में वर्षा जल संग्रहण के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका बने हुए हैं। इसमें पानी के लिए जल का भंडारण किया जाता है। ये तालाब एक बहुत बड़े कमरे के आकार के भी हो सकते हैं। फलौदी के घर में टांका 6.1 मीटर गहरा, 4.24 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा है। ये टांका छत पर गिरने वाले वर्षा जल के संग्रहण के लिए विकसित तंत्र का भाग है। इन्हें घर के अंदर या प्रांगण में बनाया गया है। ये पाइप द्वारा घरों की ढालवा छतों के साथ जुड़े हुए हैं। छत पर गिरने वाला वर्षा जल पाइप से होता हुआ भूमिगत टांका में जमा हो जाता है। पहली वर्षा के जल को एकत्रित नहीं किया जाता क्योंकि इससे छत की सफाई होती है और
जल गंदा हो जाता है। छत की सफाई होने के बाद वहाँ होने वाली वर्षा के जल को ही एकत्रित किया जाता है। ढाका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक इकट्ठा किया जाता है। इन क्षेत्रों में इस जल को पालर पानी कहते हैं। इसे प्राकृतिक तथा जल शुद्धतम रूप माना जाता है। ग्रामीण में जब जल के अन्य सभी स्रोत सूख जाते हैं तो यह पानी पीने के काम में लाया जाता है। ओके, दूसरा है परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण एवं भंडारण किस प्रकार किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत में वर्षा जल संग्रहण की परंपरा प्राचीन काल से ही रही है। जल संग्रहण के उत्पन्न तरीकों के प्रमाण भी मिलते हैं। उस समय नहरें, तालाबों, टंकों, बावड़ियों आदि के रूप में जल संग्रहण होता था। राजस्थान में छत के वर्षा जल को कृत्रिम रूप से विकसित कुओं में जमा कर लिया जाता था। आज भी ये तरीके कारगर हैं, परंतु आज इन संरचनाओं को नवीकृत और आधुनिकीकृत कर दिया गया है। इसमें जल का संग्रहण अधिक सुविधाजनक हो गया है। आज के जल संग्रहण के तरीकों में बांध, जल रिसाव के गड्ढे, हैंडपंप, खेतों के चारों ओर खाइए बनाना तथा छोटी छोटी सरिताओं पर बंधिकाएं बनाना आदि शामिल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको एनसीईआरटी के प्रश्न उत्तर है। अपने दिन प्रतिदिन के अनुभव के आधार पर जल संरक्षण के लिए एक संक्षिप्त प्रस्ताव आपको लिखना है। तो आइए देख लेते हैं। जल संरक्षण कार्य दिन के प्रारंभ से ही होना चाहिए। जैसे दैनिक कार्यों में निश्चित मात्रा में जल का प्रयोग करना चाहिए। कपड़े धोने, बर्तन साफ करने एवं घर की सफाई करने जैसे कार्यों के लिए बाल्टी में पानी भरकर उपयोग करने से पानी बचाया जा सकता है। पौधे को पानी देने एवं गाड़ियाँ धोने के लिए पाइपों के स्थान पर किसी बर्तन के उपयोग से भी दिन प्रतिदिन के कार्यों में जल संरक्षण को अपनाया जा सकता है। ओके, दूसरा है परंपरागत तरीकों से बांध बनाने की कला विधि और सिंचाई के कार्यों के बारे में अधिक पता लगाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा, परंपरागत तरीकों से बांध बनाने की कला विधि के अनुसार मृदा का बांध बनाने की विधि अधिक उपयुक्त थी। मृदा के बांध बनाकर नदी के बहाव को कम किया जाता था। यह बांध के पीछे का जल नहरों की खुदाई कर सिंचाई के लिए उपयोग लाया जाता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, अंतर्राष्ट्रीय जल विवादों की एक सूची तैयार कीजिए। तो आइए देख लेते हैं। तो कुल चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद है। पहला है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच नर्मदा जल विवाद। दूसरा है गुजरात, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के बीच नर्मदा नदी जल विवाद। तीसरा है पंजाब और हरियाणा के बीच सतलज यमुना लिंक नहर विवाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले अन्य वर्षा जल संग्रहण तंत्रों के बारे में पता लगाएं। तो हमारे क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख वर्षा जल संग्रहण तंत्र है। पहला है तालाब, दूसरा है बावड़ी, तीसरा है छत पर जल संग्रहण कर। ओके, नेक्स्ट है सतलज व्यास बेसिन की बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भाखड़ा नंगल है। ओके, नेक्स्ट है महानदी बेसिन की बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या है। तो हीराकुंड, जो कि महानदी बेसिन की बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।